स्वागत है आप सभी का एजेंडा आज तक के इस कार्यक्रम में। आइए कुछ अब चुनावी विश्लेषण किया जाए। हाल ही में विधानसभा चुनावों में सेमीफाइनल के नतीजे आए और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या फाइनल का नतीजा भी इसी सेमीफाइनल ने दे दिया, या फिर जैसे हमने वर्ल्ड कप में देखा सेमीफाइनल तक जो भी हो उससे फाइनल पर कोई असर नहीं पड़ता। आखिरकार इस वक्त स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए देश के 4 बेहतरीन चुनावी विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का। आपने इनके आंकड़े और इनका डांस तो देखा ही होगा, तालियां प्लीज। साथ ही साथ हैं यशवंत देशमुख, सी वोटर चलाते हैं, इंडिया टुडे का मूड द नेशन सर्वे यही करते हैं, इन्हीं की एजेंसी से आता है। स्वागत है आपका यशवंत जी, आप दुबई से आए, शुक्रगुजार हैं हम इसके। डॉक्टर संजय कुमार है, सीएसडीएस से एकेडमिक हैं और चुनावों को एक प्रोफेसर की नजर से अक्सर देखा करते हैं। संदीप शास्त्री बेंगलुरु से आए हैं, देश के जाने माने चुनावी विश्लेषक। जोरदार तालियों से चारों का स्वागत। सबसे पहले मैं हमारे पीछे जो स्क्रीन है उस पे इंडिया टुडे के हाल के मूड द नेशन का जो सर्वे आया था उसके नतीजे दिखाना चाहता हूं, और फिर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले संदीप शास्त्री आपसे शुरू करते हैं। ये जो यशवंत ने हम लोगों के लिए सर्वे किया था दिखाता है कि अगस्त 2023 में 287 सीटों का अनुमान है भाजपा के लिए, और जो अन्य पार्टियां हैं वो 182 पे और कांग्रेस 74 सीटों पे। 60 पे थी जनवरी 2020 में, उसके बाद 74 सीटों पे कांग्रेस खड़ी है। अगर अभी आज जहां हम खड़े हैं वहां पे आपको कहा जाए कि 2024 में मई में जब आम चुनाव के नतीजे आते हैं, ये 287 आप कहां पाते हैं? संदीप शास्त्री। राहुल जी, आपने प्रश्न पूछते समय एक बहुत ही सही बात कही आज के अनुमान से, क्योंकि हम आज से 4 महीने की बात नहीं कर रहे हैं। आज के अनुमान आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की एक गति जो है वो दूसरे पक्षों से थोड़ा 3 कदम आगे लगता है, पर 4 महीने में काफी बदलाव होने की हो भी सकती है। पर आज के आप नजरिया देखें तो ये तो स्पष्ट है कि 3 कदम आगे हैं। इसमें और एक बात मैं जोड़ूंगा, जब हमने कर्नाटका, तेलंगाना और उत्तर भारत के 3 राज्यों में जो चुनाव हुई, उस समय जब संजय जी और मैंने जब लोकनीति के बिहाफ पे समीक्षा किया, उसमें हमने एक प्रश्न पूछा था, अगर आज लोकसभा चुनाव हुआ तो आपका मत किस पक्ष की तरफ जाएगा? और वहां हमने देखा कि असेंबली इलेक्शन के तुलना में बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा 4-5% ज्यादा चल रहा था, 3 से 6% का फर्क आ रहा था। तो हमारे देश में ये विधानसभा और राज्य और लोकसभा का चुनाव के बीच में लोग काफी फर्क करते हैं, और जब लोकसभा का प्रश्न आता है, आई थिंक क्लियरली इस चुनाव में मेरी अंतिम बात 4 म के बारे में लोग शायद चर्चा करेंगे। मोदी जी का नेतृत्व तो स्पष्ट, उनका एक पात्र तो है ही। महिला वोट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। एक मजबूरी की बात भी, कोई और नहीं है तो इनको देना ही पड़ेगा। और चौथी बात, अब जनवरी में जो देश में शायद एक प्रमुख विषय होगा, मंदिर का विषय, सो ये 3 म, मोदी, मंदिर, महिला और मजबूरी, मुझे लगता है 4 महीने के बाद के चुनाव में इसके आप नतीजा देखेंगे। अरे वाह, आप भी शब्दों का खेल खूब करते हैं। मुझे लगता था मोदी जी ही करते हैं, लेकिन डॉक्टर शास्त्री भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। आपने मोदी जी का जिक्र किया। मैं मॉर्निंग कंसल्ट के जो बहुत ताजा आंकड़े हैं वो दिखाना चाहता हूं, जिससे ये साफ हो जाता है कि 9.5 साल बाद भी डॉक्टर संजय कुमार, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, जब उसकी तुलना हम दुनिया के बाकी नेताओं से करते हैं तो ऐसी वो सीधी लकीर है कि वो टस से मस नहीं हो रही। क्योंकि 2 आंकड़े हैं हमारे पास। पहले तो ये देखिए कि ये है प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग, कितने लोग चाहते हैं कि वो फिर से आए, कितने लोगों को लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि खराब काम कर रहे हैं। जो लोग मानते हैं कि खराब काम कर रहे हैं उनकी संख्या करीब 18% है इस वक्त, और जो लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं 76% पे है। 84 पीक थी, 63 जब एक तरीके से पैंडेमिक आया, उसके बाद महामारी के बाद लोगों में रोष था,
तब असहमति का स्तर बढ़ा, लेकिन उसके बाद गिरता चला गया। क्या आप, जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करते हैं डॉक्टर कुमार, क्या आपने कभी इस तरह की चीज देखी है हाल के राजनीतिक इतिहास में? कोई नेता जिसकी लकीर, क्योंकि बाइडेन के भी 4 साल भी पूरे नहीं हुए, उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ गई है, पॉपुलैरिटी रेटिंग घट गई है। वो भी आंकड़े हमारे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है नरेंद्र मोदी 76% पे सबसे ऊपर, उसके बाद है ओब्राडोर मेक्सिको के 66%, बसेट स्विट्जरलैंड के 58%, लूला ड सिल्वा 49%, ये जो बाइडेन बेचारे 37%, पेड्रो सांचेज स्पेन के 37%। ये नंबर 1 क्यों आ रहे हैं बार बार मोदी जी? देखिए राहुल, जब हम देश में सर्वे करते हैं और उसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत हाई दिखाई पड़ती है तो हमें बहुत आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि एक तो उनके काम को लोग सराहते हैं, उसके कारण लोग उन्हें पसंद करते हैं, और दूसरा जिसका जिक्र संदीप शास्त्री कर रहे थे कि मजबूरी का मतलब कोई विपक्ष में नहीं है, उसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती है। लेकिन जो आश्चर्यजनक बात यह है, और इस बात की वो पुष्टि करता है, इंडोर्स करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, जब ये इंटरनेशनल सर्वेज, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली जब सर्वेज करते हैं वहां पर देश में, हिंदुस्तान में एक ऑल्टरनेटिव का अभाव है, इस बात की बहुत चर्चा नहीं है। इस बात की सिर्फ चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम कैसा है। तो ये अपने आप में एक एंडोर्समेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच पॉपुलर हैं देश में। भले ही उनके बारे में आप ऊपर नीचे ओपिनियन करते रहें, लेकिन एक इंटरनेशनल सर्वे, और वो लगातार, जिस आंकड़े का आपने जिक्र किया, वो लगातार उनकी पॉपुलैरिटी तकरीबन 70-75% के आसपास दिखा रहा है। ये इस बात का एक तरह से सूचक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच काफी पॉपुलर नहीं, उतना तो आंकड़े ही बता रहे हैं। क्या आपने कोई दूसरा हाल के राजनीतिक इतिहास में नेता देखा है जिसकी लकीर इस तरीके से या तो बढ़ती जा रही है या बहुत कम गिरती है या फ्लैट है, गिर नहीं रही है? बिल्कुल नहीं राहुल। अगर आप पिछले 20 साल के राजनीतिक इतिहास को देखें, दुनिया में अलग अलग देशों में भी देखें, तो इतना कांस्टेंट पॉपुलैरिटी की कभी भी डिप नहीं। एक बार आपने उन आंकड़ों में दिखाया, एक बार वो मामूली डिप है 10-12% का, बट वो एपिसोडिक था, कोविड का समय था, लेकिन कांस्टेंट पॉपुलैरिटी, एक इंडिविजुअल की, एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में कांस्टेंट पॉपुलैरिटी पिछले 20 साल में तो किसी दुनिया में किसी लीडर की इतनी पॉपुलैरिटी मुझे दिखाई नहीं पड़ी। सबसे बड़ा सवाल यशवंत देशमुख तो इस वक्त यह है कि सेमीफाइनल के नतीजे सबने देखे, क्या सेमीफाइनल में जो हुआ, और यहां पर चूंकि इलेक्शन कुछ हद तक लोकलाइज था, रीजनल था, तो चैलेंजेस ज्यादा थे। सेमीफाइनल के नतीजे से क्या फाइनल का नतीजा एक तरीके से तय हो गया आपके हिसाब से, या ये कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी? राहुल, आपने सेमीफाइनल, फाइनल, क्रिकेट शुरुआत आपने की थी, तो मैं फिर क्रिकेट से ही इसको समझाना चाहूंगा। मेरी जनरेशन में खासतौर पे हमको याद है, बाकी लोग जो हमारी उम्र के होंगे उनको भी याद होगा, हमारे हिसाब से क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टेस्ट टीम क्लाइव लॉयड वाली वेस्ट इंडीज की टीम थी। उसके आसपास कोई दूर दूर तक नहीं आया। और एक किस्सा था, जब वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड के दौरे पे थी और डेस्मंड हेन्स और गॉर्डन ग्रीनिच ये ओपनिंग में आते थे, 100 ऐसे ही बना देते थे, और इनमें से कोई एक आउट होता था तो अपोजिशन का बॉलर खुशी नहीं मनाता था, क्योंकि 1 डाउन पे विवियन रिचर्ड आ रहे होते थे। तो विवियन रिचर्ड आ रहे थे, इंग्लैंड के बॉलर ने अपने कैप्टन को पूछा, कैप, मैं कैसे इस बल्लेबाज को आउट करूं, कुछ आइडिया है आपके पास में? तो इंग्लैंड के कैप्टन ने अपने बॉलर को बोला, इसको तुम आउट नहीं कर सकते, मनाओ कि कब ये बोर हो जाए तुमको पीट पीट के और अपना विकेट ड्रॉप करके चला जाए। तो विवियन रिचर्ड अपनी जगह बना हुआ है, बॉलर कोई आप लगा दीजिए 24 के लिए, मुझे किसी भी सूरत हाल में विवियन रिचर्ड के आउट होने की संभावना तब तक नहीं दिखती जब तक विवियन रिचर्ड बोर नहीं हो जाए और अपना विकेट फेंक के ना चला। इन लोगों को इतना मजा आता है चुनाव में, बोर होने का तो नाम ही नहीं। इनको तो सुबह से लेकर रात तक चुनाव लड़ाने में बहुत मजा आता है, तो ये तो बोर नहीं। विवियन रिचर्ड बेशक बोर हो जाए, exactly, मोदी शाह बोर नहीं होंगे। नहीं बोर हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि वो जिसे परमानेंट कैंपेन मोड में हम जिसे कहते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी राहुल बहुत किया जाता है, लेकिन द थिंग इज, बंदा 24/7 लगा हुआ है। बंदा म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हो चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये इलेक्शन तो बीजेपी हार रही है, नरेंद्र मोदी वहां जाके इतना भयंकर कैंपेन क्यों कर रहे हैं? कर्नाटक पता है, 1 साल से पता था हार रही है इतना।
बेसिकली मुझे लगता है कभी कभी वो हेज फंड मैनेजर की तरह से ना वो हेजिंग करते हैं कि कर्नाटक के चुनाव में जाके इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो कि जो सुनने वाला आए, मोदी जी के कहने पे इनके सड़े हुए सीएम को तो मैं वोट नहीं दूंगा, वो बात अलग है, लेकिन बेचारे इतनी दूर तक आए तो जब उनका इलेक्शन आएगा तब मैं वोट दूंगा। अब इस समय कर्नाटक का इलेक्शन भयानक गिल्ट मोड में है, भयानक किस्म के गिल्ट मोड में है। वो उसको लगता है वोटर को कि यार यहां का तो जो पलटना था मैंने पलट दिया, अब नरेंद्र मोदी का इलेक्शन है उसमें तो मुझे जाके वोट देना होगा। मुझे लगता है कि वो 24/7 की जो कैंपेनिंग है ना, वो वोटर को गिल्ट में भी डालती है कि बंदा इतनी बार आ रहा है, हमने अपने तरीके से वोट दिया, बीजेपी को हरा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं हारने देना। ही इज इन्वेस्टिंग इन दैट। मैं कुछ आंकड़े आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जो बताते हैं कि कितनी सीटों पर 2019 के चुनाव में कौन सी पार्टी नंबर 1 रही और कौन सी पार्टी नंबर 2 रही। जब आप इन आंकड़ों को देखते हैं कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस एक बहुत कमजोर कड़ी के तौर पे उभर के आ रही है और रही भी है। और जब तक भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एक सुपर हैवीवेट बॉक्सर है, दूसरा बैंटमवेट बॉक्सर है, सुपर हैवीवेट बॉक्सर नहीं जीतना है, ये तो तय है। तो ये है वो आंकड़े 2019 के लोकसभा चुनाव से। ये हैं वो सीटें जहां पर कांग्रेस जीती थी, वो 52 हैं, जहां पे कांग्रेस रनर अप रही वो 209 है, और जहां जहां कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई थी वहां करीब 80% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ही जीत रही थी। ये तृणमूल कांग्रेस की है, उनके जीतने वाले 22 उम्मीदवार थे, रनर अप रहने वाले 19, डीएमके के 24 जीतने वाले थे, लेफ्ट के 5 जीते, रनर अप पोजीशन पे रहे 17, सपा 31 पे रनर अप रही, 5 उम्मीदवार उनके जीते। शरद पवार की पार्टी जो थी उस वक्त पे 5 जीते, 15 रनर अप रहे। जेडीयू के 16 विनर्स, 1 रनर अप, और जेएमएम का 1 विनर, 3 रनर अप, आपका 1 विनर, 2 रनर अप। काफी चर्चा प्रदीप गुप्ता इंडिया अलायंस को लेके हो रही है। इस वक्त इंडिया अलायंस की क्या सूरत है वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इंडिया अलायंस पूरा एकजुट हो जाए और जैसे कहा जा रहा है कि 400 सीटों पर 1 वर्सेस 1 की लड़ाई हो जाए, भाजपा बनाम एक विपक्षी पार्टी, क्या आपको लगता है कि चुनाव थोड़ा और रोचक? आप क्या अगली बार के चुनाव के नतीजे लेके आए हैं? ये आपका पोल है, तो वही बता दीजिए। मैं इतना लंबा सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप अपना पोल ही बता दीजिए हमें। मुझे परीक्षार्थी की तरह पता नहीं था कि आप क्या प्रश्न पूछेंगे। अच्छा। लेकिन मेरा ये लक है कि जो मैंने तैयारी की आपने वही प्रश्न पूछ लिया। अच्छा, ये देख लीजिए कि कहाँ पे 1-on-1 हो सकते हैं अपोजिशन के तो उम्मीदवार। इससे साफ हो जाता है कि आपकी तैयारी भी अच्छी और मेरी भी कह सकते हैं। राहुल, क्वेश्चन लीक हो गया था आपका, जैसे राजस्थान में कई एग्जाम्स में पेपर लीक हो गए, आपका भी पेपर लीक। आप लीक का जिक्र कर रहे हैं। असल में आप लोगों ने पता नहीं कितनों ने देखा नहीं देखा, वो जब एग्जिट पोल आने वाला था गुप्ता जी के डांस से पहले, उसमें हम लोगों का एक वीडियो था जिसमें हम पोल के बारे में बात कर रहे थे। वो हम ही लोगों ने पोस्ट किया, वो ऐसे लीक हुआ, लीक नहीं हुआ, हम ही लोगों ने पोस्ट किया, लेकिन लोग मानने लगे कि लीक हो गया, और बड़ा फसाद हुआ उसको लेके। तो मैंने लीक नहीं किया ये पेपर, अब आप होशियार थे तो आपको पता चल गया। राहुल, आरोप इसलिए लगते हैं कि आज तक और एक्सिस माई इंडिया का पुराना रिश्ता और नाता है, तो उसके चलते लोगों को लगता है कि ये लीक कर दिया गया। हकीकत में मैंने नहीं। आपको सवाल पहले बताया ना, ये लीक हुआ, चाहिए आप जवाब बताइए। अच्छा ठीक है, तो चुनाव जो भी आए राहुल, मेरा ऐसा मानना है 3 ही विषय होते हैं, दावे, वादे और इरादे। बस इन तीनों के इर्द गिर्द सारा का सारा कोई भी चुनाव हो, कहीं पर भी हो, उससे निर्धारित होता है। तो दावे, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो अपने तमाम तरह के दावे करेगी कि उन्होंने पिछले 5 साल में ये किया, ये अचीवमेंट थे। और वादे, जो चैलेंजर है वो एक प्रोजेक्ट करेंगे, वादे करेंगे कि यदि हमको आप चुनकर भेजते हैं तो हम आपके जीवन में इस तरह का परिवर्तन और इस तरह की सुविधाएं और व्यवस्थाएं लेके आएंगे। और इन दोनों के दावे और वादों को देखते हुए जनता अपने इरादे जताती है कि किसके दावे या किसके वादे में कितना दम है, और उसके हिसाब से वो अपना मत देती है। रह गई बात हिस्ट्री की, तो क्रिकेट मैच के जैसे कोई भी हिस्ट्री आज के पहले कल तक क्या घटनाएं घटी हैं राजनीतिक, उनका फ्यूचर के आउटकम के ऊपर कभी भी कोरिलेशन नहीं रहा है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो और चाहे राज्य के चुनाव हो। रह गई बात कि वर्तमान परिदृश्य में जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से हम चर्चा कर सकते हैं। तो रह गई बात राजनीतिक परिदृश्य की, यह है कि
तैयारी करनी है अपोजिशन को चुनाव में जाने के लिए। 4 से 5 महीने रह गए हैं चुनाव में जाने के लिए, और तैयारियां तो पहले से भी शुरू की है अपोजिशन ने, क्योंकि सामने इतना बड़ा इनकम्बेंट गवर्नमेंट है कि उसको हरा पाना, वो कहते हैं ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसी स्थिति है। तो उसके लिए तैयारियां बहुत जरूरी हैं, और तैयारियों का मतलब राजनीतिक समीकरण के हिसाब से कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर एक उम्मीदवार दिया जाए अपोजिशन के द्वारा, तो शायद अच्छी खासी टक्कर हो सकती है। ये आपने सवाल पूछा। अब क्या वर्तमान परिस्थिति है अपोजिशन की, कहां कहां एक उम्मीदवार हो सकता है, उसकी मैंने गणना की हुई है और मैं कोशिश करता हूं बताने की। 168 सीट ऐसी हैं कि जिसमें वर्तमान राजनीतिक स्थितियों को देख के लग रहा है कि यहां पर तो सामंजस्य बनता दिख रहा है एक कैंडिडेट दे पाने के लिए। वो है बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पौंडीचेरी की एक सीट ले लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, JNK और लद्दाख। बस अभी आ रहा हूं मैं। ये हो गई 168 सीटें जिनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि स्थिति बनती नजर आ रही है। उसके बाद है 88 सीट्स जो अभी असमंजस की स्थिति में, वो है वेस्ट बंगाल। क्या लेफ्ट पार्टी भी इनके साथ सीट शेयरिंग में शामिल होगी या वो एक अलग चुनाव लड़ेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेफ्ट अगर अलग लड़ती है तो फायदा बीजेपी को है या नुकसान बीजेपी को है? बीजेपी को फायदा है। फायदा है जी, अलग चुनाव लड़ती है तो तीन तरफ वोट, भले वो 2 से 5% ही वोट क्यों ना बटे, कहने को वो पूरे प्रदेश में आपको सीटों नजर आते हैं कि लेफ्ट ने 5% लिए, लेकिन नहीं, कुछ सीटों के ऊपर वो कम से कम 20 से 30% वोट होते हैं, जो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो कहने को वो 5 से 7% दिखते हैं, बट वो 5 नहीं होते, जो आपने यहां पर भी देखा राजस्थान के अंदर। कहने को वो 3% BSP के हैं, बट उन्होंने कम से कम 25 सीटों के ऊपर डेंट किया कांग्रेस को। उसके बाद है पंजाब, दिल्ली और गुजरात। यहां पे आम आदमी पार्टी है तीसरी पार्टी के तौर पर। तो क्या यहां पे स्थिति बनेगी एक उम्मीदवार देने की? तो ये कुल मिला के 88 सीट्स हैं। तो ये 88 और वो 168, ये मिला के होती है 230। ये 230 सीट्स हैं जिसके ऊपर इनको निर्णय लेना है, जहां पे कि क्षेत्रीय पार्टियां बहुत स्ट्रांग हैं। उसके बाद आते हैं कि जहां संभव ही नहीं है, होना ही नहीं है, वो सीटें हैं 153 सीटें। 153 बहुत बड़ा नंबर है। उत्तर प्रदेश में ये निश्चित हो चुका है कि बसपा BSP अलग चुनाव लड़ेगी, तो सीधे सीधे 80 सीटें हो गई। हरियाणा में लगता नहीं है कि एक ओम प्रकाश चौटाला जी की एक पार्टी है और एक दूसरी पार्टी है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, वहां पे प्रासंगिक ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जो दोनों पार्टियों का वर्चस्व है उसमें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों का लेना देना नहीं है। YSRCP और TDP उन्होंने तय कर लिया है कि हम दोनों के साथ नहीं जा रहे हैं, अपने अपने चुनाव लड़ेंगे, तो वो 25 सीटें हैं। उड़ीसा में ये निश्चित है कि बीजू जनता दल भी किसी के साथ नहीं जा रहा है, और तेलंगाना में BRS ने शुरू से स्टैंड अभी तक 17 सीटों पे बनाए रखा है कि वो किसी के पास नहीं जाने वाले हैं। तो इन 153 सीटों के ऊपर कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है एक 1 by 1 उम्मीदवार की। अब बात करते हैं इर्रेलेवेंट सीट कि इनका उससे ये 1 या 2 का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वो है 134 सीटें, जहां पे करीब करीब हर जगह पे कांग्रेस की और बीजेपी की डायरेक्ट। ये आप इरेलेवेंट मान रहे हो कि बीजेपी का यहाँ जीतना तय है? नहीं, मैं बीजना नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूं कि इनके ऊपर एक उम्मीदवार पहले से ही है। तो इन सीटों के ऊपर कुछ ऐसी सीटें, इसमें नॉर्थ ईस्ट और असम को भी उसमें ले लें तो 25 सीट ऐसी हैं कि कुछ कह नहीं सकते। इसके अंदर रीजनल पार्टियां भी हैं। उसके बाद है MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। इन सबको ले लें, इन सीटों को, तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की 1-on-1 ऑलरेडी फाइट पहले से होती रही है और आगे भी होगी। तो इस हिसाब से आप ये देख पाएंगे जो 1-on-1 की जो कहानी है, 400 की जो कल्पना है, यदि इन 230 में संभव होता है तो 134 पे पहले से है। तो कुल मिला के ये सीटें हो गई आपकी 364 सीटें, जो 400 के करीब है। लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये सारा कुछ निर्भर करेगा कि कौन कितना फ्लेक्सिबल है, कौन कितना नीचे जाने के लिए तैयार है। और इसमें मेन
एक जगह पर केवल लेफ्ट है जिसको ये निर्णय लेना है, बाकी जगह पे कांग्रेस है जी। जिसको निर्णय लेना है। तो कांग्रेस की आज की डेट में फ्लेक्सिबिलिटी इस चुनाव की 3-1 की हार के बाद कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी अच्छा, मैं होगी। दर्शकों को और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं बताऊं कि जब गुप्ता जी हम लोगों के साथ आए थे तो बोलते बहुत कम थे, अब इतना बोलते हैं कि बोलना रुक ही नहीं रहे बात। तो आप तो एकदम ही मतलब नहीं, आपने इतना गेम बड़ा चेंज हो गई है। इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान पहले कम कम के छोटा छोटा बोलते थे। हिंदुस्तान के इतने बड़े नंबर पूछे हैं, तो अब आपको प्रश्न पूछा है तो उसके लिए उत्तर के लिए उतनी जगह अच्छा, देनी पड़ेगी। दूसरी चीज इससे थोड़ा जुदा में जानना चाहिए, जो आप डांस करते हैं हर बार आके, उसकी प्रैक्टिस करते हैं या ऑटोमेटिकली हो जाता है? राहुल देखिए, मेरा जो काम है हाँ, लोगों की समस्याओं को जानना और उनका समाधान इतना serious नहीं, कौन हल्का सवाल करेगा, पूछा, मैं पूछ इतना रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। तो मेरा काम जो है मार्केट रिसर्च करना है। ये उसी तरह से जैसे एक क्रिकेटर है, यदि वो जीत जाए या कोई बॉलर विकेट ले ले तो वो जो एक खुशी मना लेता है, उसके अंदर जो थोड़े बहुत हाथ पैर चल जाते हैं वो चल जाते हैं। नहीं हाथ पैर चल जाते। वो क्रिकेटर तो कभी कभी शर्ट भी उतार देते हैं। अगर क्रिकेटर सौरव गांगुली, शुक्र है हम वहां नहीं पहुंचे अभी, सिर्फ डांस ही हो रहा है, शर्ट नहीं उतर रही है। नहीं, उसमें आपकी इज्जत का भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा ठीक है। तीन तरह के मुकाबले हैं 2024 के चुनाव में, मैं उसको दिखाना चाहता हूं। एक है जहां पे भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, पिछली दफा वहां पे क्या हुआ। दूसरा है जहां पर भाजपा बनाम क्षेत्रीय पार्टी है। तीसरा जहां क्षेत्रीय पार्टी बनाम कांग्रेस। तीन तरह की कैटेगरीज हैं, पॉलिटिकल बाबा के आंकड़े हैं। मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या जहां पर आप ये नोटिस करेंगे कि जहां पर क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है वहां पे मुकाबला सबसे रोचक है। जहां पर भाजपा बनाम क्षेत्रीय पार्टी वहां थोड़ा गैप है, जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है वहां सबसे बड़ा गैप है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे वो डेटा आने वाला है। ये है वो सीटें जहां पर बीजेपी मजबूत है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी पिछले 3 चुनाव में तीनों दफा यहां जीती है। ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस अपने आप को मजबूत मान सकती है। बेचारी कांग्रेस की केवल 17 ही सीटें हैं जिसको वो मजबूत मान सकती है, क्योंकि 3 में 3 दफा कांग्रेस यहां जीती है। 173 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव में 2 दफा जीती है। 34 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में 2 दफा जीती है। 76 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी 3 चुनाव में केवल 1 दफा जीती है। तो ये बीजेपी की कमजोर सीटें हैं। देखिए कांग्रेस की कमजोर सीटें कितनी ज्यादा हैं, 183। और 199 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव में 1 दफा भी जीत दर्ज नहीं की। और इस दफा बहुत कोशिश यशवंत बीजेपी कर रही है कि हम उन सीटों पर जीत दर्ज करें जहां पर हम अब तक नहीं जीते हैं। हमने मध्य प्रदेश में देखा, जो कमजोर सीटें थी वहां पर सबसे पहले उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए। ये कितना होगा अगर सारी चीजें जिस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे हैं उनके हिसाब से जाएं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी राजीव गांधी का जो रिकॉर्ड था 84 के चुनाव का, क्या उसको बीट कर सकती है या बहुत मुश्किल है, असंभव है? देखिए, बहुत डिटेल के जो आंकड़े हैं उनको अगर आप कोने कर दें तो बहुत सरल शब्दों में अपने दिमाग में आप 3 नंबर बॉलपार्क फिगर रखिए, 100, 200 और 243। 543 की लोकसभा है। मैं बॉलपार्क इसलिए बोल रहा हूं ताकि नंबर आपको खांचे में बिल्कुल सटीक रहे। 100 सीटें वो राहुल जहां बीजेपी नहीं है, बीजेपी कंटेस्ट में नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये बॉलपार्क नंबर बता रहा हूं, मैं गिन करके आपको भी बता सकता हूं। 40 सीट आपकी तमिलनाडु और पुडुचेरी, 20 सीट केरला, 25 सीट आंध्रा, और मिला मिलू के आप देखेंगे 100 सीटें हैं ब्लॉक राउंड अबाउट, ताकि दिमाग में आपके नंबर बता रहे। 100 सीटें ऐसी जहां बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है, कोने कीजिए। 200 सीटें ऐसी जहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सीधी टक्कर है। बॉलपार्क बता रहा हूं, कोई आपको 189 बताएगा, कोई 191 बताएगा, कोई 180, मैं 200 नंबर आपको बता रहा हूं। इन 200 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट, जैसा आपने बोला, 90% से भी ज्यादा है। मतलब वो बीजेपी इनवेरिएबली उसमें 180 से ऊपर ही जीत रही है और जीतेगी। अभी जो संभावना है उससे कम होने की संभावना। बची हुई 243 जो है, ये वो नंबर है जहां पे बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का संघर्ष है। कांग्रेस उसमें सीन में नहीं है, ठीक है। अब इस 243 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना हो कि वो 400 का आंकड़ा क्रॉस करे, ये आपने सोचने और समझने की बात है। मतलब ये है, बीजेपी का कांग्रेस के अगेंस्ट जो स्ट्राइक रेट है
वो स्ट्राइक रेट बीजेपी उन 243 जो क्षेत्रीय दलों के साथ में उसकी लड़ाई है उस पे अगर रेप्लिकेट करती है तो 400 का आंकड़ा पार हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। मुझे याद है 2014 का जब मूड ऑफ द नेशन अपना जनवरी का आया था, उसमें हम लोग ने इस बात की चर्चा की थी कि हो सकता है बीजेपी 272 खुद क्रॉस कर जाए, कोई मानने को राजी नहीं था कि संभव ही नहीं है। तो संभव तो असंभव वाला वैसा ही रहता है। अब आंकड़ों पे 400 होगा कि नहीं होगा ये काम, पहला अंक मैं बताता हूं, दूसरा अंक प्रदीप आपको बताएंगे, क्योंकि वोट बताने का काम मेरा है, सीट बताने का काम इनका है। ये अब ये स्टैंडर्डाइज्ड हमारा रोल है। 5 साल पहले एजेंडा के मंच पे राहुल आपने सवाल किया था और मैंने आपको बोला था कि हमारे आंकड़ों में बीजेपी को 5% की एनडीए को अपस्विंग दिख रही है। ये आपने लीड भी बनाया था 5 साल पहले। आज मैं आपको बता रहा हूं, एनडीए को कोने कीजिए, इस बात की भरी पूरी संभावना है कि बीजेपी का अकेले 3% का अपस्विंग 2024 में मिलेगा, जिसका अर्थ है बीजेपी स्वयं 40% वोट शेयर का मार्क क्रॉस करेगी। ये आप लिख लीजिए, मैं पूरे होशो हवास में फिर दोबारा ये बात कह के जा रहा हूं। बीजेपी अलायंस के वोट कितने होंगे ये मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अलायंस वाले पार्टनर्स मुझे अभी क्लियर उस तरीके से नहीं है, बहुत सारी अगड़म बगड़म अभी भी होनी बाकी है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप सब गिन लीजिए तो समवेयर बिटवीन 3 to 5%, तो एक 45% का जो एक ब्लॉक है ना, ये ब्रीच करने की पूरी संभावना है वोट शेयर में। बट मैं उसमें अभी अलायंस पार्टनर के वोट शेयर को काउंट नहीं कर रहा हूं। अब अगर बीजेपी 40% का वोट खुद क्रॉस करने की हालत में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिन 100 सीटों पे बीजेपी नहीं है वहां पे कुछ चमत्कार होने जा रहा है। उसका मतलब यह है, मसलन जिन राज्यों में आपने अभी चुनाव देखा वहां पे बीजेपी लोकसभा में 50% क्रॉस ऑलरेडी 2019 में कर चुकी थी। जीती हुई सीटों में और आप और बड़े मार्जिन से जीते। अब आप और बड़े मार्जिन से जीतेंगे तो पूरी संभावना है कि लोकसभा में बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 60% का आंकड़ा क्रॉस। तो आपने दिए वोट कि 40% पार वोट हो जाएगा और आपने कहा कि 45% एनडीए का हो जाएगा। आपने कहा कि प्रदीप गुप्ता इसको सीट में तब्दील करेंगे। आपको वोट शेयर एजेंसी से आ गया, गुप्ता जी आप इसको सीट में तब्दील इनका काम है। बहुत धर्म संकट में डाल दिया। गुप्ता जी बोलेंगे इस काम के लिए भाई मैं बहुत पैसा लेता हूं और तुम मुफ्त में मुझसे काम करा रहे हो। ये नहीं, धर्म संकट में डाल दिया क्योंकि जो यशवंत ने बात कही कि 40% वोट शेयर, किसी भी राज्य में देख लीजिए जहां बाइपोलर चुनाव होते हैं तो वह 40% वोट शेयर के बावजूद भी या 42% के बावजूद भी, अभी हमने राजस्थान में देख लिया कि वो पार्टी हारती है सीटों के लिहाज से, वो पार्टी सीटों के लिहाज से हारती है। लेकिन ये बहरलाल ये बात जो हो रही है पूरे हिंदुस्तान की हो रही है। जैसे यशवंत ने कहा कि 100 सीटों पे तो बीजेपी नहीं है, तो नेचुरली वहां उन सीटों के ऊपर बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ना निश्चित है, बट वो सीटों में कन्वर्ट नहीं होगा जैसे बताया। तो ये एक टेढ़ी खीर का काम है आज की डेट में उस विषय की कल्पना कर पाना कि 5 महीने के बाद कितनी सीटें हो जाएंगी। अभी की वर्तमान की बात करें तो बीजेपी पहले से बेहतर नजर आती है, वर्तमान की बात। लेकिन वर्तमान में दिक्कत यह है कि आज बीजेपी की तो तैयारी पूरी है, मोमेंटम भी बना हुआ है, लेकिन आप अपोजिशन को इग्नोर नहीं कर सकते। वो ऐसे ही हाथ में हाथ रख के नहीं बैठने वाले हैं, वो भी आएंगे, अखाड़ा है, चुनाव का मैदान है, अपनी पूरी तैयारी से आएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। वक्त खत्म हो रहा है। संदीप शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका सीट शेयर वोट शेयर क्या है। एक हमने सुना कि 40% बीजेपी का वोट शेयर और गुप्ता जी ने कहा कि 283 से ज्यादा सीटें। आपका खुद का इस वक्त अनुमान क्या है? राहुल जी, मैं इस प्रश्न को एक दूसरे सिरे से देखूंगा। आपने काफी आंकड़े यहाँ पे दिए। मुझे लगता है हमें इस सीट शेयर के बारे में, वोट शेयर के बारे में डिस्कशन जब हम करते हैं, हमें 5 राज्यों पे ध्यान देना पड़ेगा जिनमें 238 थाने हैं। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और मुझे लगता है इन 5 राज्यों में जिस तरह का नतीजा जाएगा वहां पे फैसला होगा कि बीजेपी एनडीए पिछली बार के पास पहुंचती है, पिछली बार से ज्यादा जाती है, पिछली बार से कम आती है। मुझे लगता है ये 5 राज्य इसका फैसला करेंगे, क्योंकि इन 5 राज्यों की आप राजनीति देखें तो पिछले चुनाव से आज के चुनाव तक काफी
फर्क आया है। सो मैं इन 5 राज्यों में फोकस करते हुए, स्पेशली जहां बीजेपी अच्छा कर रहा है और एनडीए उसके पार्टनर्स अच्छा नहीं कर रहे। और आखिरी बात राहुल, जिस बात पे प्रदीप जी ने कर चर्चा किया, इंडिया अलायंस की समस्या 2 रहेगी। एक, सीट बंटवारा, और अगर वो भी हो गया जैसे प्रदीप जी ने एग्जाम्पल्स दिया था, अगर वो भी हुआ तो क्या वोट ट्रांसफर होगा? ये पिछले चुनाव में भी हमने देखा है, लीडर्स के लेवल पे आप एक समझौता पे आ जाते हैं, पर क्या ग्राउंड लेवल पे आप वो वोट ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं? बीजेपी को वोट ट्रांसफर हो जाता है, बट बीजेपी के वोट दूसरों को होता है, कांग्रेस का वोट दूसरों को जाएगा, दूसरों का वोट कांग्रेस को आएगा। वो एक ट्रांसफर इंडिया अलायंस की बड़ी समस्या रहेगी। घड़ी बता रही है कि वक्त खत्म हो गया है, हमारे पास 5 महीने हैं, कई मर्तबा आपसे मुलाकात होगी, फिर से चर्चा करने का मौका मिलेगा। फिलहाल डॉक्टर संजय कुमार, संदीप शास्त्री, यशवंत देशमुख, प्रदीप गुप्ता, आप हमारे साथ एजेंडा आज तक के इस मंच पे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।